तारीख थी 1 मई 2023। समय सुबह के 7:05। कोलंबिया के अराराकुआरा एयरपोर्ट के रनवे पर एक छोटा सा सेस्ना 206 विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HK2803 था, उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। इस फ्लाइट का रूट मैप बहुत साफ था। अमेज़न के घने जंगलों, चिरिबिकेटे नेशनल पार्क और अपापोरीज नदी के ऊपर से उड़ते हुए इसे सैन जोसे डेल गुआवियारे तक जाना था। विमान के पायलट थे 57 साल के अनुभवी हर्नांडो मुर्सिया मोरालेस, जिनके पास 8300 घंटे उड़ाने का तगड़ा अनुभव था। उनके साथ पैसेंजर सीट पर बैठे थे स्थानीय आदिवासी नेता हरमन मेंडोजा और एक मां मैग्डलेना मुकुतुई वेलेंसिया, जो अपने 4 बच्चों को लेकर एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में निकली थीं। बच्चे 13 साल की लेस्ली, 9 साल की सोलैनी, 4 साल का तिएन और गोद में सिर्फ 11 महीने की नन्ही क्रिस्टीन। ये परिवार विटोटो समुदाय से था और जंगल के विद्रोहियों की धमकियों से बचने के लिए शहर जा रहा था। जब प्लेन ने उड़ान भरी तो सब कुछ सामान्य था। बच्चे खिड़की से बाहर अंतहीन फैले हरे जंगल को देख रहे थे। शायद वे आपस में खेल रहे थे या अपनी मां की गोद में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन उड़ान भरने के ठीक 29 मिनट बाद सुबह 7:34 पर अचानक इंजन की आवाज बदल गई। एक अजीब सी खड़खड़ाहट और फिर इंजन का पावर कम होने लगा। पायलट ने तुरंत मेडे का सिग्नल भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान का अगला हिस्सा नीचे झुका और वे सीधा अमेज़न के उन 100 साल पुराने विशाल पेड़ों की तरफ गिरने लगे। सोचिए उस पल बच्चों की चीखें, मां का डर और मौत को सामने देखने का वो मंजर कैसा रहा होगा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, पेड़ों की डालियां टूटती गईं और विमान धरती के उस हिस्से में जा गिरा जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। धमाके के बाद जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया, ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। जब मैग्डलेना की आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। प्लेन के लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और हवा में फ्यूल और गीली मिट्टी की गंध थी। उनका सिर बुरी तरह फटा हुआ था, खून बह रहा था, लेकिन एक मां का दिल सिर्फ अपने बच्चों के लिए धड़कता है। उन्होंने देखा कि पायलट और आदिवासी नेता की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उनकी सांसें थम चुकी थीं। मैग्डलेना ने दर्द से कराहते हुए अपने बच्चों को आवाज दी। किस्मत से या शायद किसी चमत्कार से चारों बच्चे जिंदा थे, लेकिन वो बुरी तरह डरे हुए और चोटिल थे। 13 साल की लेस्ली का चेहरा खून से सना था, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन क्रिस्टीन को संभाला हुआ था। ये जगह सोलानो काकेटा का वो घना इलाका था जिसे दुनिया ग्रीन हेल या हरा नर्क कहती है। यहाँ इंसान का राज नहीं, बल्कि जगुआर, एनाकोंडा और जहरीले कीड़ों का राज चलता है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जंगल का असली डरावना रूप सामने आने लगा। सूरज डूबते ही वहां घुप अंधेरा हो गया, इतना अंधेरा कि अपना हाथ तक न दिखे। और फिर शुरू हुआ आवाजों का खेल। कभी पास से गुजरते किसी जानवर के पैरों की आहट, तो कभी दूर से आती जगुआर की दहाड़। वो पहली रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। टूटे हुए प्लेन के मलबे में दुबक कर, अपनी घायल मां से चिपक कर, उन 4 मासूम जानों ने मौत के साए में अपनी पहली रात काटी। उन्हें नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के घने पत्तों को चीरकर नीचे आईं, तो नजारा और भी भयावह था। रात के अंधेरे ने जिस तबाही को छुपा रखा था, दिन की रोशनी ने उसे साफ कर दिया। बच्चों ने देखा कि वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे, कोई रास्ता नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं। लेस्ली, जो घर में सबसे बड़ी थी, उसने समझदारी दिखाई। उसने सबसे पहले प्लेन के मलबे को खंगाला ताकि कुछ खाने को मिल सके। उन्हें कुछ बिस्किट्स, क्रैकर्स और पानी की बोतलें मिली। उन्होंने वही थोड़ा सा खाना मिल बांट कर खाया। मां मैग्डलेना की हालत हर पल बिगड़ रही थी। उनके घाव गहरे थे और शरीर से खून बहुत बह चुका था। फिर भी उन्होंने बच्चों को हिम्मत दी, उन्हें गले लगाया और कहा कि कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। वे आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे कि शायद कोई हेलीकॉप्टर दिखे, शायद कोई प्लेन गुजरे। लेकिन अमेज़न का कैनोपी इतना घना होता है कि ऊपर से नीचे जमीन पर कुछ भी देखना लगभग नामुमकिन होता है। हर गुजरता घंटा उनकी उम्मीद को तोड़ रहा था। वे बस इंतजार करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। प्लेन के मलबे के पास सड़ती हुई लाशों की बदबू और मां की बिगड़ती हालत ने बच्चों के मन में गहरा डर बैठा दिया था। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर आपका दिल भी सहम गया होगा। सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी जिनके सिर से बड़ों का साया उठने वाला था। ये सर्वाइवल की जंग आगे और भी रोंगटे खड़े करने वाली है। अगर आपको ये रियल लाइफ स्टोरी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही सच्ची और अद्भुत कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। चलिए अब देखते हैं जंगल ने आगे क्या किया। चौथा दिन आते आते मां मैग्डलेना को एहसास हो चुका था कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो मदद आने से पहले ही वे सब मर जाएंगे।
उनके शरीर में अब जान नहीं बची थी, लेकिन बच्चों को बचाने की जिद ने उन्हें खड़ा किया। रिपोर्ट्स और कुछ थियरीज के मुताबिक घायल होने के बावजूद मां ने मदद तलाशने की कोशिश की होगी। वे जंगल की तरफ बढ़ीं, शायद पानी या रास्ते की तलाश में। लेकिन अमेज़न का जंगल किसी पर रहम नहीं करता। वहां की जमीन कई जगहों पर दलदल यानी स्वैम्प्स जैसी होती है। कमजोर और घायल मैग्डलेना का पैर फिसला और वे एक दलदली हिस्से में जा फंसी। शरीर में ताकत न होने के कारण वे खुद को बाहर नहीं खींच पाईं। बच्चे जो शायद थोड़ी दूर पर थे या मां का इंतजार कर रहे थे, अब पूरी तरह अनाथ होने वाले थे। मां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अब जंगल में सिर्फ 4 बच्चे थे, जिनमें से एक गोद में थी और उनके पास रक्षा करने वाला कोई बड़ा नहीं था। मौत ने अपना पहला वार कर दिया था। मां की मौत के बाद एक पल के लिए सब कुछ बिखर गया। बच्चे रोए, चिल्लाए, लेकिन जंगल ने उनकी आवाज सोख ली। लेकिन तभी 13 साल की लेस्ली ने अपने आंसू पोंछे। उसे याद आया मां ने क्या कहा था, खुद को बचाओ। उस पर लेस्ली सिर्फ एक बहन नहीं रही, वो उन तीनों बच्चों की मां और पिता दोनों बन गई। विटोटो आदिवासी समुदाय की परवरिश ने उसे बचपन से ही जंगल के नियम सिखाए थे और अब वही ज्ञान उनकी ढाल बनने वाला था। लेस्ली जानती थी कि प्लेन के पास अब और नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहां लाशें सड़ रही थीं और वो हिंसक जानवरों को आकर्षित करेंगी। उसने तुरंत काम शुरू किया। उसने प्लेन के मलबे के अंदर घुसकर हर एक कोने को छान मारा। उसे वहां फरीना यानी कसावा का आटे का एक पैकेट मिला, जो अमेज़न के आदिवासियों का मुख्य भोजन होता है। उसने कुछ कपड़े, तौलिए, एक टॉर्च और सबसे जरूरी एक मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट भी निकाल ली। वो जानती थी कि जंगल के मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसे जानलेवा रोग दे सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़कर और नन्ही क्रिस्टीन को अपनी पीठ पर कपड़े से बांधकर लेस्ली ने उस क्रैश साइट को अलविदा कहा। वे एक अनजान दिशा में कदम बढ़ाए, जहां हर झाड़ी के पीछे मौत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे प्लेन से दूर हुए, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। अमेज़न के इस हिस्से में पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि वे आसमान को पूरी तरह ढक लेते हैं। दिन के 12 बजे भी वहां शाम जैसा धुंधलका रहता है। बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो रहा है और कब रात। सबसे बड़ी मुसीबत थी वहां का मौसम। अमेज़न में कब बारिश हो जाए कोई नहीं जानता। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती, जो घंटों तक चलती। उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी। भीगे हुए कपड़ों में बच्चे ठंड से बुरी तरह कांपने लगते। हाइपोथर्मिया का खतरा हर पल मंडरा रहा था। रात होते ही लेस्ली एक नन्ही आर्किटेक्ट बन जाती। वे पेड़ों की बड़ी पत्तियों, खासकर केले के पत्तों और टहनियों को जोड़कर एक छोटा सा शेल्टर बनाती। वे गीली जमीन पर पत्ते बिछाती ताकि बच्चों को ठंड न लगे। रात के सन्नाटे में कीड़ों की अजीब आवाजें, मेंढकों की टर्टर आवाज और कभी-कभी किसी बड़े जानवर के चलने की सरसराहट उनकी नींद उड़ा देती थी। हर रात वे यही सोचते थे कि क्या वे अगली सुबह का सूरज देख पाएंगे। लेकिन लेस्ली हार नहीं मान रही थी। उसकी हिम्मत ही उन सब की सांस थी। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी चुनौती थी 11 महीने की क्रिस्टीन को जिंदा रखना। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ मां के दूध पर निर्भर हो, उसे जंगल में कैसे बचाया जाए। यहां लेस्ली ने गजब की सूझबूझ दिखाई, जिसे सुनकर बड़े बड़े सर्वाइवल एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। उसने साथ लाए हुए फरीना यानी कसावा आटे को पानी में घोलना शुरू किया। ये घोल दूध जैसा बन जाता था और यही घोल उसने अपनी नन्ही बहन को पिलाया। जब तक आटा था, क्रिस्टीन की जान इसी से बची रही। लेकिन पानी, जंगल में साफ पानी की कोई बोतल नहीं थी। प्यास जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती तो उन्हें मजबूरन जंगल के नालों, गड्ढों और पत्तियों पर जमा हुआ गंदा पानी पीना पड़ता। वे जानते थे कि ये पानी उन्हें बीमार कर सकता है, उनके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन प्यास से तड़पकर मरने से बेहतर था ये रिस्क लेना। कई बार पानी की तलाश में उन्हें बहुत दूर तक भटकना पड़ता था। और खतरा सिर्फ भूख प्यास नहीं थी, खतरा था जगुआर। कई रातों को बच्चों ने महसूस किया कि कोई उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। अमेज़न के जगुआर अपने शिकार का पीछा बहुत खामोशी से करते हैं। बच्चे अपनी सांसें रोककर एक दूसरे का मुंह भींच कर बैठे रहते थे, ताकि उनकी आवाज सुनकर वो जानवर उन पर झपट न पड़े। हर पल मौत उनके कंधों पर बैठी थी। उधर बाहर की दुनिया में जब प्लेन गायब हुआ तो कोलंबिया की सरकार हिल गई। राष्ट्रपति ने आदेश दिया और सेना ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन होप। 150 से ज्यादा कमांडो और दर्जनों स्थानीय आदिवासी खोजकर्ता जंगल में उतार दिए गए। हेलीकॉप्टर दिन रात जंगल के ऊपर मंडराने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना यानी आयरनी हुई। सेना ने बच्चों तक संदेश पहुंचाने के लिए हजारों पर्चे हवा से नीचे गिराए, जिन पर लिखा था, रुको, हम मदद के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों की नानी की आवाज रिकॉर्ड की और उसे विशाल लाउडस्पीकर से जंगल में बचाया। लेस्ली, मेरी बच्ची, रुक जाओ। लेकिन बच्चे जब भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते या किसी इंसान की आहट पाते तो वे डर जाते। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि जंगल में वर्दीधारी लोग या अनजान लोग बुरे होते हैं, विद्रोही गुटों के डर से। इसलिए जो लोग उन्हें बचाने आए थे, बच्चे उन्हीं से छिप करे थे। वो पेड़ों के खोह में घुस जाते या झाड़ियों में लेट जाते।
ये एक जानलेवा लुक्का छिपी का खेल बन गया था। सेना उन्हें ट्रैक करती, उनके पैरों के निशान मिलते, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते बच्चे आगे बढ़ चुके होते। वे अपने बचाव दल से ही भाग रहे थे, ये न जानते हुए कि वे ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। कुछ दिनों बाद कसावा का आटा खत्म हो गया। अब उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। भूख से बच्चों का पेट दर्द करने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि चलना मुश्किल हो गया। यहाँ फिर से लेस्ली का आदिवासी ज्ञान उनके काम आया। अगर हम या आप वहां होते तो शायद भूख से मर जाते या कोई जहरीला फल खा लेते, लेकिन लेस्ली ने जंगल को अपनी रसोई बना लिया। उसने पेड़ों को पहचाना। उन्होंने जुआनसो को और अविचुरे जैसे जंगली फलों को ढूंढ निकाला। ये फल भले ही स्वाद में कड़वे या अजीब हों, लेकिन इनमें इतनी चीनी और ऊर्जा थी कि बच्चे जिंदा रह सके। लेस्ली बहुत सावधानी से फल चुनती थी, क्योंकि अमेज़न में कई फल ऐसे होते हैं जो देखने में रसीले लगते हैं, लेकिन एक ही निवाला आपको मौत की नींद सुला सकता है। वो पहले खुद चखती, फिर भाई बहनों को देती। लेकिन जंगल में खाना ढूंढना आसान नहीं था। कई दिन ऐसे भी बीते जब उन्हें सिर्फ पानी पीकर रहना पड़ा। भूख से उनकी पसलियां दिखने लगी थीं, गाल पिचक गए थे। वे धीरे धीरे कंकाल में बदल रहे थे, लेकिन लेस्ली की जीने की जिद उन्हें हारने नहीं दे रही थी। रेस्क्यू मिशन के दौरान सेना ने अपने सबसे बेहतरीन खोजी कुत्तों को जंगल में उतारा था। इनमें एक बेल्जियन शेफर्ड था जिसका नाम था विल्सन। विल्सन की सूंघने की शक्ति कमाल की थी। एक दिन विल्सन अपनी टीम से आगे निकल गया और बच्चों तक पहुंच गया। सोचिए, उन डरे हुए बच्चों के लिए उस घने जंगल में एक दोस्त का मिलना क्या मायने रखता होगा। बच्चों ने बाद में बताया कि वो कुत्ता उनके साथ खेला था। उसने उनका अकेलापन दूर किया था। विल्सन का आना उनके लिए किसी फरिश्ते के आने जैसा था। उसने उन्हें उम्मीद दी कि दुनिया उन्हें भूली नहीं है। लेकिन ये कहानी यहाँ एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। विल्सन जो बच्चों का रक्षक बना था, वो अमेज़न की उस भूल भुलैया में कहीं खो गया। विल्सन के जाने के बाद बच्चे फिर से अकेले हो गए। दिन बीतते बीतते 40 का आंकड़ा आ गया। अब बच्चों के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। लेस्ली, सुलेनी, तियेन और नन्ही क्रिस्टिन सबके सब बुरी तरह कुपोषित यानी मैल नरिश्ड हो चुके थे। उनके कपड़े फट चुके थे। पैरों में छाले नहीं बल्कि गहरे घाव थे। जंगल के कीड़ों और मच्छरों ने उन्हें काट काट कर उनके शरीर को छलनी कर दिया था। घाव में कीड़े पड़ने का खतरा था। 4 साल का तियेन अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसे घिसट कर चलना पड़ रहा था। छोटी क्रिस्टिन की आवाज भी अब रोने के लिए नहीं निकल रही थी। वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने एक जगह पेड़ों के झुंड के नीचे कुछ पत्ते बिछाए और वहीं लेट गए। ये वो पल था जब शायद उन्होंने मान लिया था कि अब अंत करीब है। वे बस लेटे हुए थे, अपनी धीमी होती सांसों को गिन रहे थे। जंगल की खामोशी अब उन्हें अपनी गोद में सुलाने के लिए तैयार थी। मौत उनके ठीक सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस एक पल और सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन ऊपर वाले ने कहानी का अंत कुछ और ही लिखा था। तारीख 9 जून 2023, 40वें दिन शाम के वक्त आदिवासी रेस्क्यू टीम का एक ग्रुप उस इलाके से गुजर रहा था। तभी उनमें से एक को एक बहुत धीमी रोने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा हो। वे सतर्क हुए और आवाज की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने झाड़ियों को हटाया और जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां 4 नन्हे बच्चे हड्डियों का ढांचा बने पत्तों के नीचे लेटे हुए थे। जैसे ही लेस्ली ने उन लोगों को देखा, उसने अपनी बची खुची ताकत से जो पहला शब्द बोला वो था, मुझे भूख लगी है। एक और बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरी मां मर गई है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगाया। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल का कोड रेडियो पर चिल्लाया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सेना की हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन पेड़ इतने घने थे कि लैंड करना नामुमकिन था। तो हवा में ही हेलीकॉप्टर रोककर रस्सियों और बास्केट के जरिए उन बच्चों को ऊपर खींचा गया। जब उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा था तो वे हवा में झूलते हुए फरिश्ते लग रहे थे। 40 दिन, जी हां 40 दिन तक एनाकोंडा, जगुआर, भूख, प्यास और मौत से लड़कर वे 4 बच्चे उस हरे नर्क से जिंदा वापस आए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का सबसे बड़ा सबूत है। आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा भावुक लगा? क्या आप लेस्ली जैसी हिम्मत कभी जुटा पाते? कमेंट में जरूर बताएं। और जाते जाते उन बच्चों के जज्बे को सलाम करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।